हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस सेशन में हम कवर करेंगे पीटी 365, जिसमें पॉलिटी का पोर्शन हमारा है। करंट अफेयर अपडेट किया हुआ है रीजन की। चलिए एक इसका समरी देखते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो कि उसमें संविधान से जुड़े मुद्दे हैं। सेकंड में संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। थर्ड में हमारा केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। फोर्थ में हमारा देखा जाए तो ये सारा, एक मिनट गाइस, फोर्थ में हमारा न्यायपालिका है। फिफ्थ हमारा चुनाव, इलेक्शन का है। फोर्थ सिक्स में हमारा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि सातवें में हमारा सुर्खियों में रहे, जो भी संवैधानिक कार्यकारी निकाय है। आठवां हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड है। हम सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है, संविधान से जुड़े मुद्दे। उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इकोनॉमिकल विकसन के लिए कोटा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अपन ने क्या देखना है कि संविधान में इसकी क्या व्यवस्था की गई है। तो 103वां संविधान संशोधन किया गया है। उसमें क्या क्या हमारे जोड़े गए हैं? सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार दोनों क्या आरक्षण को प्रदान करने की शक्ति की दी गई है। और कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं? 15(6) और 16(6). उसके बाद हम बात करते हैं हमारा 15(6) की बात करें तो हमारा कौन सा क्या बोलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है, और ये शैक्षिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित है। फिर 15(4) और 15(5) की बात करें तो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। 16(6) की बात करें तो ये आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। फिर ये हमारा 16(4) है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? वो ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, वो आरक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। फिर उसके बाद क्रीमी लेयर शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया था? 1971 में सतनाथन आयोग ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंदिरा साहनीवाद आरक्षण के लिए क्या निर्धारित करते हैं कि आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध हो और 50% से ऊपर नहीं हो, इसकी सीमा तय की गई। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इनकी आरक्षण के लिए योग्यता क्या रखी गई है? परिवार की सकल वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जिनके पास, और उनको शामिल नहीं किया जा सकता, जिनके पास 5 एकड़ भूमि कृषि भूमि है और 1000 वर्ग फुट का आवासीय फ्लैट है। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है अन्य पिछड़े वर्गों का, मतलब कैटेगराइज किया गया है कि इनको अदर बैकवर्ड क्लासेस क्लासिफिकेशन के वाइज के कैसा होना चाहिए। तो ओबीसी का देखिए आरक्षण की पृष्ठभूमि, तो काका केलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि 1953 में। फिर वीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो 1979 में। फिर उसके बाद आर्टिकल 16 की बात करें तो 4 के तहत क्या बताया गया? 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो कि 1992 में किया गया। 1992 में इंदिरा साहनीवाद वाला भी मामला और क्रीमी लेयर वो किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। फिर ये हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें हमारा क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से ये एक संवैधानिक निकाय है। इसमें क्या नया अपना जोड़ा गया? आर्टिकल 338 जोड़ा गया है। और अधिनियम कब गठित किया गया? संवैधानिक 1993 में। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे इसमें एक सदस्य, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
कार्यकाल कितना होगा, तो वो हमारा होगा सेवा की शर्तें और कौन निर्धारित करेगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की जाएगी। फिर हम बात करते हैं तो इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्या, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, ए वर्ग वाले। उसके बाद हम उसमें कौन कौन शामिल हो गए, ओबीसी के भीतर सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक पिछड़े का सामना करने वाले, इसमें आदिवासी जनजाति घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति शामिल शामिल होंगे। उसके बाद हमारा बी ग्रुप आता है, उसमें कौन शामिल किया गया, मोर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इसके बाद हमारा पिछड़ा वर्ग सी ग्रुप, इसमें 3 बताए गए हैं। फिर ये किसकी इसमें कौन सा आयोग शामिल था, रोहिणी आयोग की सिफारिश से किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आइए, ओबीसी के आरक्षण के बारे में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश ने आरक्षण के बिना नगर निकाय के चुनाव को अधिसूचित तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा ये देखिए, आप इसको पोज करके देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हमारा डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में किया गया है। इसको ये देखिए, सबसे पहले हमें देखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, सभी के लिए एक कानून। इसे स्वतंत्रता से पहले क्या प्रावधान थे, स्वतंत्रता के बाद क्या थे, ये आप वीडियो को पोज करके देखिए। और इसमें हमारा जैसे हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, और मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है शरीयत, और 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन के लिए ये है। तो इसमें बताया गया है सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे विवाह से रिलेटेड हो या एडॉप्शन से रिलेटेड हो या अन्य किसी से, अलग अलग नहीं होना चाहिए। भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी है, उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954। और इसके अलावा हम बात करें तो गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर ये समान नागरिक संहिता लागू है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेट स्पीच। ये चर्चा में क्यों रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के मामलों में दर्ज लगभग 500% मतलब वृद्धि हुई है। ये हमारे कानून में परिभाषित नहीं है ये शब्द, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसके लिए मतलब क्या दंड संहिता की धाराएं हैं, जैसे 153 ए और 295 ए आदि का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच में क्या क्या अभिव्यक्त किया जाता है, तो हम बात करते हैं हमारी इसमें क्या क्या चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसमें इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रसारित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इससे संबंधित कानून कौन कौन से है। तो ये संवैधानिक प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हालांकि उन पे अगर लोक व्यवस्था या कोई सदाचार या नैतिकता के संरक्षण है तो इसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर भारतीय दंड संहिता 1860 में इसके बारे में किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इसमें क्या कहा गया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम में इसके लिए क्या कहा गया है, आप वीडियो पोज करके देखिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजद्रोह। राजद्रोह शेडिटेशन, इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानून को पूर्व प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार प्रावधान पर पुनर्विचार ना करे। फिर इसमें बताए राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि क्या है, तो हमारे थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था। इसके बाद ये 1860 में 1860 1870 और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं क्या क्या इसमें किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें ये बताया गया है राजद्रोह एक संज्ञेय और गैर जमानती और गैर प्रशम्य अपराध है। सरकारी नौकरी से इसमें वंचित भी किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के बिना रहना होता है। इसके अलावा ये देखो न्यायिक निर्णय दिए गए हैं कि कौन कौन से इसके लिए आए थे, वो आपको देखने हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें किया गया है हमारे कि राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है ये। इसमें क्या होता है, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसको की प्रभावित होती है। इस कारण इसका संयमित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या किया गया है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं एक में, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे हम कस्टडी में नहीं ले सकते। ऊपर से अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जाता है तो फिर आर्टिकल 22(3) में क्या है, 24 में क्या है, सॉरी 22(4) में क्या है, ये आप देख लीजिएगा। आगे हमारा बात करते हैं हम इसके आधार क्या क्या है। हम किसी व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार कर सकते। एक तो राज्य की सुरक्षा को खतरा, विदेश मामला या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने के लिए, रक्षा संबंधी मामलों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट के मुख्य निर्णय कौन कौन से हैं इससे रिलेटेड, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा CRPC में धारा 151 के अंतर्गत विशेष डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। फिर इसमें हमारा बात करते हैं निवारक निरोग अधिनियम 1950 में पहला कानून था जो इस मतलब लागू किया गया था। उसके बाद 1971 से 77 में मीसा कानून, मीसा एक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम। उसके बाद है टाडा और कोटा 2002 में। आगे बढ़ते हैं गाइस। उसके बाद हमारे बात करते हैं हम गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967। इसमें क्या क्या है हमारे उपा का UPAP 1971 गैर कानूनी संगठित घोषित किया जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इनको किया गया है। तो क्या मामला है हम देखते हैं। उपा के तहत मामलों की जांच कौन कर सकता है, राज्य पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसी NI दोनों कर सकते हैं। फिर अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति है। उसके बाद कब कब संशोधन किया गया है वो बताया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। 2019 में क्या किया, आतंकवादी घोषित करने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी भी दोषी संगठन को आतंकवादी के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, उसने भाग लिया, आतंकवाद के लिए तैयार करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, किसी अन्य प्रकार के आतंकवाद में शामिल होता है। दोषी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया करने का अधिकार देता है। NI द्वारा संपत्ति जब्त करने का मंजूरी। इसमें हमारा क्या है, पुलिस महानिदेशक के पूर्व की मंजूरी, ठीक है, उनकी मंजूरी पे। फिर हम बात करते हैं NI द्वारा जांच कन्वेंशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोन टैपिंग। ये चर्चा में क्यों रहा। 2019 में राजनीतिक नेताओं के फ़ोन टैप करने के लिए IPS अधिकारी की जांच की जा रही थी। तो इसीलिए फ़ोन टैपिंग हमारे शब्द का अर्थ होता है वायर टैपिंग या लाइन बैगिंग या इंटरसेप्शन ऑफ फ़ोन कॉल की बातचीत को सुनना हो। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो हमारे अमेरिका में 1890 के दशक में। फिर हम बात करते आगे इसके आधार क्या क्या है। ये देखिए, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में, देश की सुरक्षा के हित में, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से रोकने हेतु। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेस की अपवाद केंद्रीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे प्रसारण को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। उसके बाद भारतीय तार अधिनियम 1895, इसकी शक्तियाँ। फिर कानूनी सुरक्षा और इसके उपाय क्या क्या है ये आप देख लीजिएगा पोज करके। फिर 7वीं अनुसूची में है और हमारी अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ स्पीच है, निजता का अधिकार है, भारतीय तार अधिनियम 1885। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू फॉरगेट।
सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियों को हटाने के लिए निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस व्यक्ति से की स्थिति में हटाने का अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फॉरगेटन का एक असीमित अधिकार नहीं है। भुला दिए जाने का अधिकार बनाम निजता आर्टिकल 21। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भुला दिए जाने का अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है मत, वो बताया गया, आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, भारत में अल्पसंख्यकों दर्जा। तो अल्पसंख्यक सबसे पहले हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। इसमें क्या है, आर्टिकल 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। उसके अलावा देखिए न्यायिक निर्णय किसके मामले में क्या क्या आए हैं वो आप देख लेना। इसके बाद हमारे सरना धर्म के लिए मांग, झारखंड, ओडिशा और असम सहित 5 राज्यों में विभिन्न जनजातियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्म को सरना के रूप में मान्यता दे। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाले जनजाति सरना धर्म के पालन करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल 370 जो कि हमारा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। इसमें 335 जो कि हमारा निरस्त 3 वर्ष पूर्व कर दिया गया था और विशेष दर्जा प्राप्त था जम्मू कश्मीर को। अब ये 335 ए चर्चा में लेकर है। समाप्त 370 को समाप्त करने के प्रमुख प्रभाव क्या क्या पड़े हैं वो आप देखिए। इसके बाद हमारा है आर्टिकल 142। इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर, इसमें राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। उसी को लेकर ये चर्चा में अभी बना था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा आर्टिकल 145। न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, ये बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड यूनिट, जिसमें संसद और राज्य विधानमंडल स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली। राष्ट्रपति का चुनाव, अभी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव इस साल मतलब पिछले साल हुए थे, 15वें राष्ट्रपति के चुनाव थे। आर्टिकल संविधान में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, सबसे पहला हमारा 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 54 में हमारा क्या है, निर्वाचक मंडल द्वारा इनके चुनाव किए जाएंगे। 55 में हमारा क्या, भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारण में एक रूपता होगी। फिर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का 5 वर्ष होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 57 में क्या प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। 58 में पात्रता क्या क्या होगी, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहाँ ध्यान दीजिए लोकसभा की सदस्यता ना कि राज्यसभा की। उसके बाद 62 में निर्वाचन और पदावधि की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाएगा, मतलब नए जो भी इलेक्शन या रिक्ति वो फुल कर ली जाएगी। फिर हम बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, एक संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते, जबकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। फिर जीतने वाले को उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट चाहिए, 50% +1 होना चाहिए। फिर इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि दल बदल का कानून लागू नहीं होता चुनाव में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर 324 में हमारे चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव करने का अधिकार है। इसके अलावा हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन संवैधानिक प्रावधान। तो उपराष्ट्रपति होगा 63 में आर्टिकल हमारा, 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 66 में हमारा है निर्वाचक मंडल सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होगा। 67 में 5 वर्ष के लिए। 68 में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन से मतलब उनकी पदावधि समाप्त होने से पहले करवाना पड़ेगा। उसकी बात करते हैं, ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ।
इन दोनों की बात करें तो हम राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कि प्रसाद पद धारण करता है। हालांकि इनका कार्यकाल 5 साल वर्ष पूरा करने के बाद होता है। उसके बाद इन दोनों की शक्तियों में डिफरेंस। राष्ट्रपति की क्या है? 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का जिक्र किया गया है और राज्यपाल की 161 में। इसके अलावा राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल और संघीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए दंड सजा देने का मृत्यु दंड के मामले में मतलब पावर ज़्यादा है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं है। उसके बाद अलावा हम बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ कौन कौन सी। एक क्षमा या तो मतलब किसी दोष को पूरी तरह से मतलब क्षमा कर देना, और दूसरा हमारा लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति को बदलते हुए कठोर सजा को हल्की सजा में बदल देना। उसके बाद परिहार परिहार सजा की प्रकृति में बदलाव किए बिना ही सजा की अवधि को कम कर देना। विराम विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल सजा के बदले में कम कर देना। इसके अलावा सजा को अस्थायी के लिए टाल देना। यही पावर हमारे राज्यपाल के पास भी है। लोकपाल और लोकायुक्त अभी हमारी ये चर्चा में रहा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी रचना LM सिंघवी के द्वारा की गई थी 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की एक रिपोर्ट में। फिर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। उद्देश्य कुछ लोक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए। इसके अलावा सबसे पहले हमारे कौन कौन से स्टेट ने किया? महाराष्ट्र ने 1971 में, 99 में केरल ने। इसे संपूर्ण भारत में मतलब लागू करने के लिए प्रयास किया गया। उसके अलावा हम लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करते हैं तो लोकपाल के तहत इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होंगे। इसमें हमारा सबसे पहले क्या ध्यान देने योग्य बात है, 50% हमारे कौन होने चाहिए? न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और 50% हमारे SC ST और पिछड़ा वर्ग आयोग और अल्पसंख्यक और महिलाओं के होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 5 वर्ष से 76 वर्ष की आयु पूरा करने तक होता है। फिर चयन समिति की सिफारिश पर कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। संपत्ति की जब्ती पूछताछ के लिए समय CBI और 60 दिन और पूरी जांच करने के लिए 6 महीने के समय निर्धारित किया जाता है। CBI की समक्ष शक्तियाँ। उसके बाद हमारा लोकयुक्त पद से हटाना और लोकपाल के क्षेत्र अधिकार कौन कौन से हैं। फिर हम बात करते हैं हमारा संसदीय समितियाँ। तो इसमें हमारे संसदीय राज्यसभा के सचिवालय के मुख्य कार्य के पहले ये तो देख लेते हैं अपन, है ना। राज्यसभा को सचिवालय स्तरीय मदद और सहायता प्रदान करना, संसदीय समितियों को सेवा व अन्य सहायता प्रदान करना, और राज्यसभा के दिन प्रतिदिन कार्य। सबसे पहले हम देखते हैं संसदीय समितियाँ, जो कि 2 प्रकार की होती हैं। एक स्थायी समिति होती है, दूसरी तदर्थ समितियाँ। स्थायी वो जो होती है परमानेंट होती है, तदर्थ जो समय समय के लिए बनाई जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 98 में निहित प्रावधानों किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति का मार्गदर्शन और नियंत्रण में ये मतलब कार्य करती है। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा इनका उद्देश्य क्या होता है। फिर हम बात करते हैं संसदीय समितियों को अपना प्राधिकार और संविधान की अनुच्छेद 105 और 108 से प्राप्त होता है। दोनों सदनों के नियम के द्वारा गठित होती है। उसके अलावा हमारी ये बात देखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, NRC की बात की गई है। हमारा NRC असम में NRC अपडेशन परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी कुछ व्यवस्थाएं। और NRC उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के वैध नागरिक हैं। जैसे पूर्वी पाकिस्तान अब जो कि बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान होती है। वर्तमान में असम सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर ये मतलब तैयार किया गया सबसे पहले 1951 में, फिर इसको अपडेट 2019 में किया गया है। फिर क्या क्या नागरिकता मानदंड अधिसूचित किए गए हैं, ये आप पोज करके देख लीजिएगा।
इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान जो कि हमारा क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया कि केंद्र और राज्यों की प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां मूल कानूनी द्वारा प्रदान की गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, मूल कानून से ये बाहर नहीं जा सकते और मूल संसदीय कानून की जगह लेने वाला नहीं है, बल्कि इनका पूरक है। तो सबसे पहले ये किन परिस्थितियों में अमान्य होगा वो बताया गया, आप देख लीजिएगा। और इसके उद्देश्य क्या है, संसद पर कार्य करने के लिए दबाव को कम करना, संसद द्वारा नए अधिनियमों पर पारित होने की प्रतीक्षा किए बिना ही सरकार को कानून बनाने के लिए सक्षम बनाना, विकेंद्रीकृत और क्षेत्रक विशिष्ट नियम और विनियम बनाने में सहायता करना, आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग प्राधिकारियों को अधिक अधिकार प्रदान करना। उसके बाद हम बात करते हैं पंचायत उपवन अधिनियम 1996 सुर्खियों में क्यों रहा है, ये देखिए। पैसा एक जो कि पंचायत से रिलेटेड है हमारा, ये आप देख लीजिएगा। पैसा नियम को अधिसूचित करने के साथ ही छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पैसा कानून को लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले हमारे कौन कौन से राज्य हैं, जो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। पैसा एक्ट क्या है, जो कि हमारा 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर मतलब पारित किया गया। इसका उद्देश्य जनजातियों का सशक्तिकरण करना, उन्हें मुख्य धारा में लाना है। उसके बाद हम बात करते हैं तो पंचायत राज मंत्रालय राज्यों में पैसा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। संविधान के भीतर संविधान। इसके अलावा भाग 9 में प्रावधान है कि 244(1) के अंतर्गत 10 राज्यों को अधिसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। 10 राज्य कौन कौन से हमारा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है, ये आप पोज करके देख लीजिए। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ये ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए। फिर इनकी भूमिका है आरक्षण। आरक्षण क्या क्या है वो आप देख लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में जरूर लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो हम इसकी बात करते हैं, ये जो हमारे संविधान में लाभ के पद का कोई भी शब्द ऐसे परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 102(1) और 19(1) में तहत संसद सांसद एवं विधायक को केंद्र व राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जाता है। राष्ट्र लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता निर्धारण संबंध भी हमारे प्रश्न हो तो किसके पास भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाते हैं। उसमें इस मामले में कौन हमें उनको देता है राय, चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है, उसी के अनुरूप होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमपी लाइट्स। ये हमारा 2021 में आ चुका है क्वेश्चन। उसके अलावा एमपी लाइट्स के तहत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास नियमों में संशोधित किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो अर्जित ब्याज को एमपी लाइट्स के खाते में जमा किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, निधियों का समय पर आवंटन और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1993 में। और रीज़न क्या था, प्रत्येक सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 2.5 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में फंड जारी किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सांसद निम्नलिखित अनुपात में इस निधि का कार्य सिफारिश करते हैं। एससी की आबादी वाले क्षेत्रों को एमपी लाइट्स निधि का कम से कम 15% और एसटी में 7.5% ये करना पड़ेगा इनको यूज़। और ये लाप्सेबल नहीं है, मतलब व्यक्तिगत नहीं होता है। इसका उपयोग नहीं होने पर ये निधि वैसे ही रहती है। इसके अलावा जिला स्तर पर देख लीजिए आप योजना की क्रियान्वयन। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ये क्या है, विधायी निकायों से संबंधित कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। ठीक है, संसदीय कार्य
मंत्रालय ई विधान को शुरू करने के लिए नोडल एजेंसी मंत्रालय बनाया जाएगा। मतलब अब देखिए ये क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा झीलों का निर्माण। पश्चिम बंगाल में अभी 7 झीलें बनाए गए हैं, एमपी में भी बनाए गए, राजस्थान में भी बनाए गए हैं। किसी झीले या रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। ठीक है। और इस संबंध में झीलों का निर्माण विघटन किया जाता है, संपूर्ण शक्ति राज्य सरकार में निहित होती है। विधानसभा की अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या क्या है वो बताया गया है। इसके अलावा हमारा राजभाषा और संसदीय समिति, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, पूर्वोत्तर परिषद 50 साल, ये इसमें क्या क्या किया गया है आप देखिए पहले। स्थापना संसद द्वारा 1971 में। नियंत्रण निकाय पूर्वोत्तर परिषद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में। उसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। फिर 8 राज्यों में हैं। ये हमारे कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग और सम्मेलन को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जोनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। संसद द्वारा 1956 में इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा सदस्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित अन्य मंत्री तथा उस जोन से शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सदस्य चर्चा और विषय करना। और आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्रों में साझा करना। सीमा विवाद, भाषीय और अल्पसंख्यकों का अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित उत्पन्न होने वाले मामलों का देखना। इसके अलावा हमारा 5 जोनल है। एक उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है जो कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में है। उसके बाद हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद जो कि हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा हमारा पश्चिम क्षेत्रीय की बात करें, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव व दादरा नगर हवेली है। दक्षिण की बात करें तो आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र राज्य के संबंध की बात करते हैं अब। 7वीं अनुसूची में सुधार। उसके अलावा मैं 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों उत्तर सेपरेशन ऑफ पावर वाला वही है। और सूची को बनाए रखने के पीछे तर्क है भारत की अखंडता और सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, प्रांतीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करना, संतुलित आर्थिक विकास करना, उत्तरदायी गवर्नेंस को ये करना। फिर 248 में हमारे संसद को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। इसके अलावा हम नीचे बात करें तो ये हमारा है संघ सूची। 3 सूची है। कौन कौन सी संघ सूची है? राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में जो कि 100 विषय शामिल है और इसमें राज्य में 61 है और समवर्ती में 52। मूल संविधान में अलग थे, अभी चेंज किया गया है, किसी में बढ़ाए गए हैं, इसमें संघ सूची में, इसमें राज्य सूची में भी बढ़ाए गए, जबकि समवर्ती में घटाए गए हैं। फिर इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सम्मति हो सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा ये देखिए आप समय समय पर किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारा सतलुज यमुना लिंक नहर, जो कि अभी विवाद का कारण क्यों बना है। पंजाब और हरियाणा रावी व्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर पहुंचने के लिए विफल रहना। ये कितने सतलुज यमुना नदी के जोड़ने वाली कितने 214 किलोमीटर तक लंबी नहर है। फिर हम बात करते हैं पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता गया है। उसके दक्षिण हिस्सों को भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है हमारे, ये बताया गया है। तो ये राज्य सूची का विषय है। उसके अलावा संघ सूची में ये मतलब क्या है, राज्य सूची सॉरी
आपको देखना है क्रमांक 17 और ये देखना है। फिर 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय किया जाएगा। उसके अलावा कौन कौन से देखिए राज्य में कौन कौन से नदी जल विवाद है ये आप देख लीजिएगा। फिर अन्य सुर्खियों में जो रह गए हैं, संविधान की 9वीं अनुसूची। झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं को आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 77%। ठीक है, इसको 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 1973 में 9वीं अनुसूची को शामिल किए गए कानून को मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन रह गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना मतलब दे सकता है। पहले था कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून डाले जाएंगे उनका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, पर 1973 के बाद ये हटा दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड, मणिपुरा के कुछ हिस्सों में ये एक्ट लागू किया है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार के बजाय आसवा को हटाया गया है। 3 राज्यों में कुछ हिस्सों में आसवा लागू है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी लागू है, जहाँ डिस्टर्बेंस एरिया हो वहाँ पे। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन। आर्टिकल 263 में राष्ट्रपति के द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन ऐसी परिषद की स्थापना की जाएगी। फिर हम बात करते हैं, हमारे इसमें अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री स्थायी समस्याओं का जैसे केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं भारत में नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष। फिर हमारा अंतरण पश्चात राजस्व घाटा। उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा स्वायत्त जिला परिषदें। मेघालय के सीमा विवादों के निपटारे के असम के साथ एक समझौता। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषदें क्या क्या होती है? इसकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। ठीक है, 6ठी अनुसूची में हमारे 4 राज्य शामिल है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन आता है। ये महाजन कमीशन। देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की गई है। फिर हमारे आते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में PIL। इसमें हमें 2 नाम याद रखने, एक तो हमारे 1970 कृष्ण अय्यर न्यायमूर्ति और दूसरे हमारे PN भगवती, जिन्होंने 1981 में PN भगवती को फादर ऑफ PIL का कहा जाता है। ये हमें स्टैटिक पोर्शन याद होना चाहिए। उसके बाद हम जनहित याचिका की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? अमेरिका की न्याय प्रणाली से लिए गया। आर्टिकल 39A में आधारित है कि राज्य, जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किए बिना ही न्याय उसको प्रदान करेगा। जनहित याचिका न्यायालय द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। सार्वजनिक और निजी दोनों कानूनों के मामले में ही आता है। फिर PIL कौन कौन दायर कर सकता है? ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे लिए दायर करनी है तो मैं ही जाऊँ, मेरी जगह मेरा कोई भी फ्रेंड या कोई और भी जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को स्वयं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है ट्रिब्यूनल्स, NGT, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण हाईकोर्ट के अधीनस्थ है। मतलब NGT को निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत दीवानी सिविल मामलों की सुनवाई करता है। तो हमारे कौन कौन से हैं? पहला है प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण
पर्यावरण संरक्षण, लोक दायित्व और जैव विविधता। इसके बाद हम बात करते हैं हाईकोर्ट और अधिकरण और हाईकोर्ट के बीच। ये संसद के अधिनियमों द्वारा बनाई जाती है ट्रिब्यूनल्स और हाईकोर्ट, जो कि हमारे संविधान में लागू संविधान के द्वारा। फिर इसमें 323A प्रशासनिक अधिकरण और 323B में अन्य मामलों के जोड़कर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 के माध्यम से स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर किया गया। इसका उद्देश्य होता है विशिष्ट मामलों और विवादों और शिकायतों को हल करना। और हाईकोर्ट हमारा क्या है, अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की व्याख्या करना, उन्हें बनाए रखना और सिविल आपराधिक मामलों का निर्णय देना। फिर हम बात करते हैं, ये केवल न्यायिक है, ये न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों मतलब सदस्य होते हैं। बाकी आप देख लीजिए। फिर हमारा आता है भारत में अधिकरण कौन कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला कैट है, उसके बाद ये प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण सेट है, सशस्त्र बल अधिकरण, जल विवाद अधिकरण, सीमा शुल्क, आयकर अपीलीय फिर एनजीटी की बात करें तो इसका स्थापना 2010 में हुई थी। इसके सदस्य कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य विशेषज्ञ होने चाहिए। कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं और इनका कार्य होता है पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का निर्णय लेना। फिर ये देख लीजिए कुछ मुख्य बिंदु है, हमें इनकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए और अब ये चर्चाओं में के रहे, इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हमारा फास्ट रिवीजन हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, जो कि हमारे बढ़कर 34 करने के लिए कहा जा रहा है। और आर्टिकल 124 में एक के अंतर्गत संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है, कॉलेजियम व्यवस्था। और फिर ये देखिए, आप देख लीजिएगा। फिर जिला न्यायाधीश, जो कि सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है जिले में। हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति और तैनाती की जाती है। योग्यता हमारे क्या, और केंद्र राज्य सरकार की सेवाओं में नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष तक एडवोकेट या वकील होना रहना चाहिए। नियुक्ति के लिए कोई हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश की जाती है। उसके अलावा हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है कारागार जेल सुधार। सुर्खियों में क्यों रहा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में कारागार संख्या की रिपोर्ट 2021 जारी की है। राज्य सूची का विषय है। उसके अलावा हम राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, इसमें क्या क्या नियमन है, पैरोल और फेरोलो, इसमें क्या डिफरेंस है ये बताया गया। किसी भी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैदी को दिया जाता है, यह कोई उसका अधिकार नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैरोल की अवधि सज़ा की अवधि में शामिल नहीं की जाती, ये सज़ा को निलंबन है। ठीक है, ये अभी हमारा आ चुका है क्वेश्चन इस पे। बिना किसी कारण के सालों तक जेल की सज़ा काटने के बाद दिया जा सकता है। फेरोलो एक कैदी का अधिकार है। इसमें कैदी को दी गई फेरोल की अवधि सजा की अवधि में शामिल की जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारा ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के बारे में है। इसका उद्देश्य क्या क्या है और बनाने का कारण ये आप देख लीजिएगा। जेल के आधुनिकीकरण परियोजना के उद्देश्य, मृत्यु दंड 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 21 में और 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। और ये देखिए अलग अलग कैसे कानून है। फिर आता है हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक है, जो कि प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका के से विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो ये हमारा क्या है, इसके बारे में इसकी स्थापना कब की गई? 1987 में नियुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा। फिर संरचना की बात करें तो जिला न्यायाधीश, जो कि LSA के अध्यक्ष के रूप में। फिर कार्य क्या, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और लोक अदालत और कानून का साक्षरता शिविरों आदि का आयोजन करना। और ये हमारा DPSP में 39A, जो निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। फिर ये इसमें
उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य विधिक और जिला विधिक, तालुक विधि, ये सब में आर्टिकल दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। फिर संविधान पीठ की कार्रवाई का सीधा प्रसारण की बात की जा रही है यूट्यूब पे, और ई कोर्ट परियोजना न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। उसके अलावा हम बात करते हैं तो ताकि आर्टिकल 21 में ये है कि न्याय तक की पहुंच का अधिकार का हिस्सा है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 129, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, और वर्तमान में 6 राज्य हैं जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से अदालती कार्रवाई का प्रसारण करते हैं। 6 कौन कौन से? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश। उसके अलावा हम कुछ टर्म्स है, ये देखिए सुपेश, इसका फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट ऑफ एफिशिएंसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण, जो कि प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्रित करना, उन्हें न्यायाधीशों को उपलब्ध कराना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मतलब थ्रू। फिर हम बात करते हैं हमारा सुवास, जो कि है स्थानीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए आर्टिफिशियल एआई का उपयोग किया जाएगा। फिर फास्टर प्रणाली, फास्टर ट्रैक स्पेशल कोर्ट। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं हमारा वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट, और S3 वॉस वेबसाइट, ये देख लीजिएगा आप। बंद कमरे में सुनवाई। फिर पूर्ण न्याय की बैठक, जिसमें हमारे 5 तो होने ही चाहिए। इसके अलावा हमारा सुर्खियों में और कौन से रहे? टेलीलॉ सेवा, नालसा कानून सेवा प्राधिकरण एकीकरण द्वारा टेलीलॉ कार्यक्रम के लिए 700 वकीलों की सेवाओं प्रदान करेगा। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये हमारा क्या है? फिर आता है शारीरिक स्वायत्ता और अखंडता। फिर हम बात करते हैं सीलबंद आवरण न्यायशास्त्र, ट्रांजिट अग्रिम जमानत। बम्बई हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के मुद्दे पर सुनवाई के लिए इस मामले की बड़ी पीठ को भेजा है। देख लीजिएगा आप गाइज। हमारा मोटिव ये है कि हम फटाफट रिवीजन कर सकें, और जो टाइम हम ऐसे पढ़कर बर्बाद करें, इससे अच्छा आप फटाफट आप देखिए, रिवीजन कीजिए। और मैंने जो हाईलाइट कर दिए हैं कौन कौन से मुद्दे हमारे रहे चर्चा में, संविधान पीठ के बारे में बताया गया है। 5 या अधिक न्यायालय किसी मामले की सुनवाई करना चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी आधार पर किया जाना, मतलब आवश्यकता पड़े तो मतलब और जजों को बैठा सकते हैं। फिर आर्टिकल 143, 45 ये बताया गया है। क्यूरेटिव पिटिशन, ये देखिए। इसके अलावा स्प्लिट वर्डिक्ट, कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में खंडित निर्णय, ये हमारा। फिर पूर्ण न्याय प्रत्यायन का सिद्धांत। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तत्व या सार सिद्धांत, छद्म कानून का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कोलरेबल लेजिस्लेशन, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह परोक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। कानून का उपयोग उस शक्ति को छद्मवेश या उसकी आड़ में नहीं किया जा सकता, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वे में नहीं किया जा सकता। उसके अलावा हम बात करते हैं भारत में विधि आयोग, जो कि हमारा 22वां विधि आयोग का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति कौन है? ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में, पहली बार हमारा 1955 में किया गया है। फिर इसके संवैधानिक जो भी है, आप देखिए। ग्राम न्यायालय की बात करते हैं हम। 15 राज्यों में 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं। फिर ये आप देख लीजिए, ये रिपोर्ट दी गई है जो भी है। फिर आता है हमारा नार्को टेस्ट, ये नार्को एनालिसिस टेस्ट ऑफ, इसमें सोडियम पेंटाथल नामक दवा को आरोपी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और कृत्रिम निद्रा अवस्था में उसको भेज दिया जाता है। और सोडियम पेंटाथोल या सोडियम थियोपेंटल एक जल्दी असर करने वाली कम अवधि में ये मतलब चेतना सुन उसको बेहोश कर देती है। फिर उसको क्या करती है, उसके मतलब धीरे धीरे उससे जो भी होता है वो बात आपको मतलब पूछवानी होती है। तो और ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है।
फिर राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली। फिर राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 5 वर्ष की अवधि है। 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति। 65 वर्ष तक की आयु होती है और इसकी पीठ कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कुल कितनी है? 28। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर। फिर हमारा है चुनाव। दल बदन रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या होता है? एक सदस्य द्वारा दूसरे दल में चले जाने की प्रथा को ये इसमें मतलब परिभाषित किया गया है, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। फिर इसमें हमें ये देखना है कि इसका प्रावधान दल बदन विरोधी कानून का 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और जो निर्णय होगा सदन के पीठासन अधिकारी का होगा। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया नियम बनाने की अयोग्यता का आधार भी दिया गया। एक साथ चुनाव के को लेकर ये भी चर्चा में विषय रहा गया है ताकि समय बचे और खर्चा थोड़ा बच सके इसमें ये। फिर एक साथ चुनाव कराना। 83 में लोकसभा का कार्यकाल और प्रथम बैठक। 85 में राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह को लोकसभा को विघटन करने का पावर। फिर है 172 में विधानसभा के कार्यकाल की अवधि। 74 में ये आप देख लीजिएगा। फिर है परिसीमन आयोग। ओ माय गॉड। फिर हम बात करते गवर्नेंस और अभिशासन के महत्वपूर्ण पहले। शहरी स्थायी निकाय, दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम। गाइस इसमें शायद कुछ टॉपिक रह गए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा हम नगर निगम की बात करें तो भारत में नगर निगम भारत की शहरी स्थानीय स्तर पर संचालित सरकार का एक रूप है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाली महानगरों के विकास के लिए कार्य करता है। पहला नगर निगम हमारा मद्रास में स्थापित किया गया था। दूसरा हमारा बॉम्बे कलकत्ता में स्थापित किया गया और लॉर्ड रिपन को क्या स्थान भारत में स्थानीय शासन स्थापना का पिता कहा जाता है। फिर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की बात करें। कैग जो कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान के समान इसकी होती है सेवा शर्तें कार्य क्या क्या आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा बात करते हैं स्थानीय स्वशासन और उसकी लेखा परीक्षा के बारे में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। पंचायतें और नगर निगम। संघीय ढांचे के शासन के तीसरे स्तर की स्थापना। फिर अनुच्छेद 343 जे में पंचायत के बारे में, 343 जेड में नगर पालिकाओं के बारे में विस्तार है। भारत में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण बताया गया है। फिर ये 2016 में शुरू गई थी और केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। फिर सतत विकास के लक्ष्य का स्थायीकरण है। SDG स्थायीकरण के लक्ष्य के बारे में बताया गया है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस और खेल अभिशमन शासन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारे एक भारतीय प्रशासनिक सेवा आयोग, अधिकारी का इस्तीफा और उसकी पुनर्बहाली के नियम। भारत एक ऐसा विश्व का पहला देश बन गया जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण के लिए मानक बनाने के लिए डेटा का अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। मिशन कर्मयोगी जो कि आईगोट एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है। आरएम राष्ट्रीय प्रशिक्षण लेटरल एंट्री। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां कौन कौन सी है? हमारे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में बताया गया है। फिर पुलिस आयुक्त प्रणाली और दोहरी कमान प्रणाली में डिफरेंस। उसके अलावा हमारी बात करते हैं प्रोबिटी पोर्टल। मेघालय और उद्यम स्थापत्य परियोजना। इसके अलावा हम बात करते हैं इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पत्र, ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑन इंटरनेट।
भारत, चीन और रूस उन उन देशों में शामिल हो गए जो घोषणा का हिस्सा नहीं है। बाकी जो भी है 60 देशों संगठन ने हस्ताक्षर किया है। भारत में तो वैसे भी इंटरनेट बंद होते रहते हैं। विश्व बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेट। विश्व प्रेस सूचकांक 2022, इसमें रैंकिंग के लिए 0 से 100 तक के स्कोर आधारित होते हैं। 100 सर्वोत्तम स्कोर है, 0 सबसे खराब है ना। भारत की बात करें तो 180 देशों में से 150वें स्थान पर, जिसे पिछले वर्ष भारत से 142वें पे था, गिर गया। अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा की बात करें, वितरण का आकलन। फिर जनगणना कस्बे की बात करते हैं। जनगणना कस्बे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकार एक कस्बे के रूप में परिभाषित नहीं करती है। ये शहर के विशेषताओं से युक्त होते हैं। ई गवर्नमेंट सर्वे। उसके बाद व्यक्तिगत अधिकार, सरकारी विज्ञापन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के बाद सरकार का ध्यान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में बेहतर स्कोर प्राप्त करने के लिए कहा गया है ये। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज। थैंक यू गाइज। एक्चुअल में इसका बीच वाला कुछ पोर्शन छोटा है शायद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है। तो आपको ये जितना कराया है, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइज।